हेलो एंड वेलकम टू ओपेरिनिस्टिक। अराइवल ऑफ यूरोपियंस के इस सीरीज में आज हम लोग जानेंगे डच के बारे में। तो हॉलैंड जो देश था वहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। आजकल हॉलैंड को नीदरलैंड्स कहा जाता है। तो वहाँ से भी ट्रेडर्स भारत में आए थे और उन्होंने भी भारत में अपनी कॉलोनी बनाने की सोची थी। तो आज हम लोग जानेंगे डच के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस सीरीज़ के दूसरे लेसन्स जो हम लोगों ने अभी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पोर्चुगीज़ के बारे में बताया गया है, यदि आपने उन लेसन्स को नहीं देखा है, उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो कृपया ज़रूर देखिएगा। तो पीपल ऑफ हॉलैंड नाउ नीदरलैंड्स आर कॉल्ड डच। तो हॉलैंड पुराना नाम था देश का, आजकल नीदरलैंड्स कहा जाता है। उसी देश के लोगों को डच कहा जाता है। तो उसी देश से ट्रेडर्स भारत में आए थे। 1602 एडी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी और उस कंपनी को भारत में ट्रेड करने के लिए परमिशन मिली थी। ठीक है, इन 1602 एडी the United East India Company was formed and was given permission to trade with India. यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यह कंपनी भारत में 1602 एडी में परमिशन इसे मिली थी। अब इन्होंने 1605 में पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किया भारत में। डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम, जिसे मासुलीपट्टनम भी कहा जाता है। वहां आंध्र प्रदेश में 1605 एडी में पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई। तो 1602 एडी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 में भारत में पहली फैक्ट्री उन्होंने मछलीपट्टनम या मासुलीपट्टनम, जिस जगह का नाम है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां पे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। और भारत में पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन उन्हें मुगल एम्परर जहांगीर से मिली। तो मुगल बादशाह जहांगीर उस समय रूल कर रहे थे और उन्हीं की परमिशन से डच ने पहला फैक्ट्री मासुलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में लगाया था। डच ने उसके बाद अपने दूसरे सेंटर भी चालू किए। उन्होंने सूरत में अपना सेंटर चालू किया, बंगाल में अपना सेंटर चालू किया। तो सूरत में जो सेंटर था उसका नाम उन्होंने रखा था डच सूरेट, जो कि 1616 में स्थापित हुआ था। और जो बंगाल का सेंटर था उसे कहा गया डच बंगाल, जो कि 1627 में स्थापित हुआ था। डच ने सिलोन यानी कि श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं उनको भी पोर्चुगीज से लड़के जीता था। तो पोर्चुगीज के पहले कब्जे में था सिलोन, बाद में डच ने सिलोन के क्षेत्रों को जीता और वहां पर भी अपना व्यापार जो है वो आरंभ किया। ये घटना है 1656 की। तो 1656 से सिलोन में भी उनका व्यापार आरंभ हुआ, जब उन्होंने सिलोन के बहुत सारे क्षेत्रों को पोर्चुगीज से जीत लिया था। उन्होंने पोर्चुगीज से कुछ और क्षेत्र जीते थे, जैसे कि मालाबार कोस्ट उन्होंने जीता 1671 में। तो मालाबार कोस्ट यानी कि केरल के जो कोस्टल एरियाज थे वो उन्होंने पोर्चुगीज से जीत लिया। और वो एरिया जीतने के बाद खासतौर से मसालों के लिए काफ़ी उनके लिए सुगम हो गया वहाँ पे व्यापार करना। डच भारत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गए थे, खासतौर से साउथ इंडिया में, क्योंकि उन्होंने फिर मद्रास के निकट जो नागापट्टम नाम का क्षेत्र है उसे भी उन्होंने जीत लिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो सूरत, बंगाल, उसके बाद फिर सिलोन का क्षेत्र उन्होंने जीता, मालाबार कोस्ट जीता, मद्रास के आसपास के क्षेत्र उन्होंने जीते। तो साउथ इंडिया में वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के उभर गए थे। और साथ साथ सूरत और बंगाल में भी इनके सेंटर्स थे, जो इनके बिजनेस सेंटर्स थे। यहाँ पर अपने बिजनेस सेंटर्स में इन्होंने न सिर्फ बिजनेस किया बल्कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया था। डच जो थे वो मेनली ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और स्पाइसेस यानी मसाले, है ना, काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। ये उनका मुख्य व्यापार था, ब्लैक पेपर और स्पाइसेस। लेकिन इसके अतिरिक्त वो कॉटन यानी कपास, इंडिगो यानी नील, सिल्क यानी रेशम, राइस यानी चावल और ओपियम यानी अफीम का भी व्यापार करते थे। दे ऑल्सो ट्रेडेड कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस एंड ओपियम। तो इनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स थे, इस तरह की जो चीज़ें थी, जो फसली प्रोडक्ट्स थे, वो सारे के सारे इनके बिजनेस के क्षेत्र में आते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के अगर दृष्टि से देखा जाए तो डच जो है वो काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहने के मूड में थे। उन्होंने कॉइन्स भी इशू करने शुरू कर दिए थे
और उन्होंने अपने मिंट्स भी स्थापित किए थे। मिंट्स यानी टकसाल जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कोचीन में, मासुलीपट्टनम में, नागापट्टनम में और पुलिकट में इन्होंने अपने मिंट्स भी स्थापित कर दिए थे, अपने टकसाल भी स्थापित कर दिए थे जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते थे। तो इनके खुद के कॉइन्स चलते थे, इनकी खुद की मुद्रा चलती थी उस समय। और जो कॉइन्स ये बनाते थे उसमें हिंदू गॉड इमेजेस भी डाला इन्होंने, और इस तरह से इन्होंने भारत के लोगों के साथ भी इन्होंने एक कनेक्शन स्थापित किया था। 1825 में डच पावर जो है वो भारत में एंड हुआ। ये वह समय था जब ब्रिटिश काफी स्ट्रांग हो चुके थे और डच पावर इसी वजह से एंड हो गया। इंग्लिश के साथ उनके काफ़ी जो रिश्ते जो है वो ठीक नहीं थे, खराब थे, और इनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। और लेकिन इंग्लिश के सामने ये टिक नहीं पाए और काफ़ी हैवी लॉसेस मिले इंग्लिश से टकराव में। इनको काफ़ी हैवी लॉसेस मिले जिनमें इनका बिजनेस भी गया और इनका जो धन धान्य था, वेल्थ भी चला गया। Their fight with English gave them heavy losses and they lost business and wealth in India. तो अंग्रेजों से लड़ाई करने के चक्कर में डच जो है अपनी काफ़ी पावर खो दिए और 1825 में डच पावर जो है वो भारत में पूरी तरह से समाप्त हो गया। इंग्लिश के साथ जब इनके झड़पों की, जब इनके लड़ाइयों की जिक्र होगा तो अम्बोयना जो कि इंडोनेशिया में है, वहां पर जो अम्बोयना मसाकर यानी अम्बोयना हत्याकांड हुआ था उसका जिक्र करना जरूरी हो जाएगा। और ये वह घटना थी जिससे अंग्रेजों और डच के बीच में काफी बड़े लेवल पे तनातनी हो गई थी। ये घटना 1623 एडी की थी और इसमें डच ने बहुत सारे इंग्लिश ट्रेडर्स को मार दिया था। और इंग्लिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो डच से इसी वजह से काफ़ी नफरत करते थे और इनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ थी। और अंग्रेजों के बीच में एक बदले की भावना भी थी जिसकी वजह से डच के ऊपर उन्होंने काफ़ी ध्यान भी दिया, उनके बिजनेस को, उनके पावर को ख़त्म करने में। और वो 1825 में डच पावर को भारत से समाप्त करने में सफल भी हो गए थे। ये जो अम्बोयना हत्याकांड है उसके बाद ब्रिटिश ने काफ़ी डच को नुकसान पहुंचाया और ब्रिटिश कैप्चर्ड द डच स्ट्रॉन्ग होल्ड्स गिविंग देम वेरी हैवी लॉसेस। तो 1602 में भारत में आने की परमिशन मिली। 1605 में पहला फैक्ट्री बना। काफ़ी लंबे समय तक डच ने भारत में बिजनेस किया और 1825 में इनका जो पावर था भारत में वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस तरह से डच भारत में आए और चले गए। इस लेसन के बारे में यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ और आप जानना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से जब हम जानेंगे फ्रेंच के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।